जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इस बुक का कवर करने वाले हैं, क्योंकि यह बुक सभी एग्जामों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि इस बुक में जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और पर्यावरण, ये आपको स्टडी मटेरियल है। और इस चैप्टर वाइज का क्वेश्चन, इस बुक का खास बात है कि चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो 1990 से लेकर के 2021 तक के जितने भी सारे, यानी कि टोटल 30 वर्षों में जितने भी सारे एग्जाम हुए हैं, उन सभी एग्जामों को, चाहे वो स्टेट लेवल का चाहे हो सेंट्रल लेवल का हो, सभी एग्जामों का क्वेश्चन का पेपर आपको इसमें दिया गया है। टोटल 15,000 प्लस से भी इसमें प्रश्न को इंक्लूड किया गया है। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए, क्योंकि समय काफ़ी अमूल्य चीज होता है। अगर आप लोग गौर से यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं किन किन एग्जामों के लिए हैं। जैसे रेलवे, एसएससी, सीईटी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स, स्टेट, पीसीएस, स्टेट एग्जाम से लेकर के जितने भी सारे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। कहने का मतलब है कि जितने भी सारे एग्जाम होते हैं आप लोग को, उन सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है। और क्वेश्चन करने के बाद आपको यह अंदाज़ा लग जाएगा, और क्वेश्चन के नीचे आपको मेंशन भी किया गया है कि कौन कौन सा एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है, कौन कौन सा प्रश्न ये एग्जाम में पूछा गया है। चैप्टर हम लोग इससे पहले 2 नंबर चैप्टर कर चुके थे। आज हम लोग चैप्टर नंबर 3 करने वाले, कोशिका सिद्धांत और उसकी संरचना या कार्य। ठीक है, तो कोशिका सिद्धांत और संरचना और उसका कार्य को देखने वाले हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। पहला नंबर प्रश्न आप लोग को स्क्रीन पर आ गया होगा, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला नंबर यहाँ पर प्रश्न क्या कहता है, आप लोग यहाँ दिख रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन कहता है कि क्रोमोसोम से बना होता है, तो क्रोम से क्या बना होता है? डीएनए होता है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट्स में बताएंगे। और जैसे हम आप लोग को बताए हैं कि कौन सा एग्जाम में कौन सा प्रश्न पूछा गया, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। टैक्स असिस्टेंट एग्जाम 2018 में जो पूछा गया 14/10/2018 को, इसमें क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सभी एग्जाम में पूछे गए। अगला क्वेश्चन है 2n+1 गुणसूत्र अवस्था कहलाती है। 2n+1 गुणसूत्र अवस्था क्या कहलाती है? तो ट्राइसोमिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्राइसोमिक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पौधे और पशु कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यह किनके द्वारा कहा गया था? तो पौधे और पशु कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, यह सिद्धांत देने वाले कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लेडन और स्वान ने कहा था। स्लेडन और स्वान ने कहा है कि पौधे और पशु जो बने होते हैं, उनका शरीर एक बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देख रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया यह प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित रहता है? तो 4 क्षारक अनुपस्थित रहता है। तो इनमें से कौन अनुपस्थित रहता है? तो यूरेसिल के जगह पर क्या होता है? तो देखिए एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और यहाँ पर होता है साइटोसिन। ठीक है, यही जो होता है, ये जो आपको दिया गया है ये आरएनए का दिया गया। क्या दिया गया है? आरएनए का। क्योंकि आरएनए में क्या होता है? एडिनिन, गुआनिन, ठीक है, थायमिन और यूरेसिल होता है। तो ये आरएनए का होता है, और ये जो होता है आपको एडिनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन, ये होता है डीएनए का। तो ये इसमें यूरेसिल जो है डीएनए का पार्ट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह अनुपस्थित रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? हम आपको पिछला वीडियो में भी बताए थे, रॉबर्ट हुक ने कोशिका का खोज किया था, लेकिन इन्होंने सर्वप्रथम कोशिका का खोज किया था, ये भी याद रखिएगा। सिंपल पूछे कि कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक। या क्वेश्चन पूछे कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया था, तो सर्वप्रथम कोशिका का खोज इन्होंने ही किया था। या क्वेश्चन पूछे कि मृत कोशिका का खोज किसने किया, तो इन्होंने किया। कब किए थे? तो 1665 ईस्वी में किए थे। कब? 1665। लेकिन वहीं पर जीवित कोशिका का जिक्र आया। जीवित कोशिका अगर आप लोग को एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो उसका आंसर आपको बदल जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या हो जाएगा? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हो जाएंगे। तो ये याद रखिएगा। अब ये कोशिका का खोज कब किया गया था? तो 1774 ईस्वी में। कब? 1774 ईस्वी में ये जीवित कोशिका का खोज किया था एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा। ठीक है, वहीं कोशिका के अंदर यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसे हम लोग हिंदी में केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक। अब ये केंद्रक का खोज किसने किया था? तो थोड़ा सा नाम में चेंजिंग है, रॉबर्ट ब्राउन। किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो ये याद रखिएगा। लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने ये
कोशिका के अंदर न्यूक्लियस या केंद्रक का खोज कब किया? 1831 ईस्वी में। कब? 1831 ईस्वी में। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो वंशागति से संबंधित सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा सटन। कौन से? सटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अकोशिकीय जीव है? अकोशिकीय मतलब उसका जीव जो बना होता है वो बिना कोशिकाओं का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषाणु। विषाणु में कोई कोशिका नहीं होता है, हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा वायरस को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या होती है? आनुवंशिकीय विज्ञान की मूल इकाई क्या होता है? जीन होता है। क्या होता है? जीन। देखिएगा कि आदमी भले मर सकता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी भूल सकता है, लेकिन देखिएगा ये जीन कभी भी नहीं मरता है। ये एक अपने वंशज में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते रहती है। तो कभी कभी गांव घर में आप लोग देखेंगे कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो कहते हैं ये परदादा पर गया है, तो ये दादा पर गया है। ठीक है, तो वो जीन के कारण ही मैच करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि पादप कोशिका, पादप का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधा। तो पेड़ पौधा के कोशिकाओं में निम्नलिखित में से किसमें विभाजन मतलब बांटने की क्षमता अधिक होती है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शीर्षस्थ विभाजित। शीर्षस्थ मतलब पेड़ पौधा का ऊपर वाला जो हिस्सा होता है वो अपने से अलग एक नए वंशज को निर्माण करने में या बांटने में, विभाजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जाइलम शब्द दिख रहा है, तो पेड़ पौधा में जलों का परिवहन कौन करता है? तो जल का परिवहन या जल का वाहन कौन करता है? जाइलम उत्तक करता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिकाएं, पादप मतलब पेड़ पौधा की कोशिकाएं सामान्य रूप से पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है। बिल्कुल सही है कि पेड़ पौधा की जो कोशिकाएं होती है वो पशुओं की कोशिकाओं से बड़ी होती है। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? क्या कारण है कि पेड़ पौधा का कोशिका वो जीव जंतु यानी जानवरों के कोशिका से बड़ा पाई जाती है? तो इसका कारण है रिक्तिका। क्या होती है? रिक्तिका के कारण बड़ा होती है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? देखिए, कोशिका और प्रोटीन संश्लेषण का मतलब होता है बनना। क्या होता है? बनना। तो कोशिका में, सेल में प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? बनना या निर्माण भी कह सकते हैं। ठीक है, तो निर्माण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइबोसोम में। और राइबोसोम को कोशिका प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा, प्रोटीन की फैक्ट्री प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो ये हो जाएगा राइबोसोम को। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में हिंदी में क्या कहते हैं इसका? ये अंग्रेजी वर्ड है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। आपको बताना है कि इसका हिंदी नाम क्या होता है, हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रोसोम को हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होती है। तो कोशिका भित्ति जो होता है वो कोशिका में अनुपस्थित होती है। कौन से कोशिका में? अभी हम आपको बताए हैं कि कौन सी कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। तो जंतु में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, सेल वाल पाई जाती है, यानी कोशिका झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। वहीं कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो पादप में। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यही पेड़ पौधा का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है? सेलुलोज का बना होता है। ये याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक केंद्रक किस में अनुपस्थित होता है? तो केंद्रक वही कोशिका के अंदर जो न्यूक्लियस होता है या केंद्रक, वो किस में अनुपस्थित होता है, किस में नहीं पाया जाता है? तो ये जीवाणुओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है, बैक्टीरिया में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग को राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने किया था?
इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था, या माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नॉल तथा रस्का ने। नॉल तथा रस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किया था। तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग को बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, प्रोटीन संश्लेषण में यानी प्रोटीन के बनाने में कौन सा घटक जो है अपना योगदान देता है? तो कौन मदद करता है प्रोटीन बनाने में? तो ये करता है न्यूक्लियस, राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई युग्मक किसी दैहिक कोशिका से बिना विभाजन के बनता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो उस प्रक्रिया को बोलते हैं एपोस्पोरी। क्या बोलते हैं? एपोस्पोरी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, यदि कोई युग्मक है, कोई जायगोट है जो बिना दैहिक कोशिका के बिना संपर्क के विभाजन करता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग एस्पोस्पोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्पोस्पोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका में कौन सा कोशिकांग वायवीय श्वसन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं? अभी हम आपको बताएं कि कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? तो कोशिका की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री किसको बोला जाएगा? तो ये आपको माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोला जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका में जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा प्राप्त की जाती है। तो कोशिका में जो जैविक क्रिया होता है, हम लोग को जीने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होती है वो कहाँ से हम लोग प्राप्त कर पाते हैं? तो वो प्राप्त करते हैं हम लोग एटीपी से। और एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो इनमें से कौन है जो पाचन थैली का कार्य करती है? इनमें से कौन सी कोशिका में निम्न में से कौन सी है जो पाचन थैली का कार्य करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा लाइसोसोम। लाइसोसोम जिसे हम लोग आत्महत्या की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा। जो भी कोशिका, क्योंकि कोशिका के टोटल 10 अंग होते हैं। कितने होते हैं? 10 अंग होते हैं। उस 10 अंग में से कोई भी कोशिका कार्य नहीं करती है तो लाइसोसोम अपने आप को फाड़ लेता है और उस कोशिका को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग गुणसूत्रों के कौन से संयोजन यानी कि जुड़ने से परिणाम नर संतति होगा? देखिए यहाँ पर है पिता, ठीक है, यहाँ पर है पिता और यहाँ पर है माता। हम लोग जानते हैं कि माता यानी कि महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम पाया जाती है, पिता में एक्स वाई दोनों पाया जाता है। ठीक है, अगर पिता वाला गुणसूत्र एक्स आएगा, पिता वाला गुणसूत्र एक्स आएगा और माता में तो दोनों एक्स होता है तो इसमें से एक्स आएगा। तो ये अगर एक्स आएगा डिपेंड करता है पिता पर कि पिता का कौन सा गुणसूत्र जा रहा है। अगर पिता वाला एक्स आएगा तो माता के पास तो ऑलरेडी एक्स है तो दोनों में से तो कोई एक्स ही आएगा तो एक्स आएगा, और पिता में से अगर एक्स आ गया तो यहाँ पर एक्स हो जाएगा। और जब एक्स होगा तो ये लड़की का निर्माण करेगा। किसका? लड़की। और लड़की को बोलते हैं मादा। बायोलॉजी के भाषा में हम लोग स्त्री को बोलते हैं मादा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन पूछा है नर का। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या होता है? तो यहाँ पर है फादर यानी पिता, यहाँ पर है माता। ठीक है, चलिए जैसे हम बताए थे अभी वैसा ही बता देते हैं। ये पिता में तो एक्स वाई होता है, हम लोग जानते हैं एक्स वाई होता है। और यहाँ पर है आपका यानी कि महिलाएं। ठीक है, यहाँ पर है महिलाएं और यहाँ पर है एक्स क्रोमोसोम। यहाँ से मान लीजिए कि दोनों में से तो कोई एक्स आएगा ही आएगा, तो मान लीजिए एक एक्स आ गया यहाँ पर, तो पिता वाला इस बार जो आया है इस बार वाई आया है तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई। क्या आ जाएगा? एक्स वाई। तो एक्स वाई जो निर्माण करता है वो लड़का का, तो डिपेंड करता है पिता के गुणसूत्र पर कि लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो ये हो जाएगा लड़का। और लड़का को बायोलॉजी में या पुरुष को बायोलॉजी में नर बोलते हैं। तो एक्स वाई क्रोमोसोम होगा और एक्स वाई क्रोमोसोम कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। किसमें? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आशा करते हैं समझे होंगे। आप लोग जरूर कमेंट्स करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस कोशिकांग का नाम क्या है जिसमें
प्रकाश संश्लेषण होता है। तो पेड़ पौधा का वैसा भाग जहाँ पर प्रकाश संश्लेषण होता है, और प्रकाश संश्लेषण क्या है, एक प्रक्रिया है। क्या है, एक प्रक्रिया, एक विधि है जिसके माध्यम से पेड़ पौधा अपना भोजन को बनाता है। ठीक है, तो 22 नंबर प्रश्नों का राइट आंसर क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना भोजन को बना पाते हैं, और पेड़ पौधा को अपना भोजन बनाने की प्रक्रिया या विधि या नियम ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। कितने, 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है। आई होप आशा करते हैं सभी लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं कोई बात नहीं। पहला को क्या है, तो पहला है कि उसके पास क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल होगा तो इसका मतलब पेड़ पौधा हरा होगा, जीवित भी होगा, तो ये पेड़ भोजन बनाने के लिए अपनी तरफ से तैयार है। दूसरा इसको क्या चाहिए, अगर ये हरा होगा तो ये पृथ्वी पर लगा होगा, और लगा होगा तो इसे पृथ्वी से मिल जाएगा H2O, यानी कि जल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। तीसरी कंडीशन क्या होगा, जब इसको जल भी मिल गया तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल ही जाएगा, तो CO2 मिल जाएगा वायुमंडल से। कहाँ से, वायुमंडल से इसको CO2 गैस मिल जाएगा। और चौथा हो जाएगा सूर्य का प्रकाश। तो ये पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए 4 पदार्थों की आवश्यकता होती है, कच्चे पदार्थों की, और इसके माध्यम से पेड़ पौधा भोजन बना पाते हैं। ठीक है, तो मेन इसमें भूमिका करता है क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल रहेगा ना पेड़ पौधा में, तो पेड़ पौधा मृत रहेगा, और वो मृत रहेगा तो पृथ्वी पर तो लगा रहेगा, लेकिन जल की उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, CO2 से उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सूर्य का प्रकाश से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बायोप्सी क्या होता है। बायोप्सी क्या होता है, तो बायोप्सी का अर्थ होता है जीवित शरीर से काटे ऊतकों की जांच करना। तो कोई भी ऊतक, यानी कि ऊतक का अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं। तो कोई भी जीवित प्राणी है, अगर उसके ऊतक के बारे में टेस्ट करना चाहते हैं, जांच करना चाहते हैं, तो उसके शरीर से काटे हुए भाग को क्या बोलते हैं, तो ये बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकांग जो प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, यानी कि वैसा कोशिका जो प्रोटीन बनाने में सहायक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग राइबोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि DNA एक अणु के न्यूक्लियोसाइड्स में क्या होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि DNA के एक अणु के न्यूक्लियोसाइड्स में क्या पाया जाएगा। तो DNA, अगर इसको ध्यान से सुनिएगा तो DNA का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एसिड का मतलब क्या होता है, तो एसिड का मतलब होता है अम्ल। तो इसमें अम्ल पाया जाएगा। तो आप लोग देख लीजिए, नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा, ये गलत आंसर हो जाएगा। यानी इसमें अम्ल बला को ढूंढना है। किसको ढूंढना है, अम्ल बला को। नाइट्रोजनी क्षार पेंटोज शर्करा फॉस्फोरिक अम्ल, ये सही है। इसमें अम्ल मिल गया तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और थोड़ा सा सजेशन माने, क्योंकि हम अपनी प्रैक्टिकली देखे हैं कि अगर जिस प्रश्न का आंसर नहीं आ रहा है तो देखिएगा ध्यान से कि उस प्रश्न में सबसे ऑप्शन 12 कौन सा है। जो सबसे ऑप्शन 12 होता है वही उसका आंसर हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनर आंसर क्लियर करने में उनका आंसर थोड़ा सा लॉन्ग खींच लेता है। ठीक है, तो देखिएगा ये प्रैक्टिकली आप लोग आजमा करके कि आप लोग पर लागू होता है कि नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव कोशिका में होते हैं, तो मानव कोशिका में कितने, तो 23 जोड़े होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो पेयर में हो जाएगा, यानी कि जोड़ा में हो जाएगा 23 गो। ठीक है, लेकिन वहीं पर संख्या में पूछे तो 23 गुना 46 हो जाता है। तो ये आप लोग को 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान रखिएगा कि 23 क्रोमोसोम ये भी दिया है, 46 क्रोमोसोम दिया। अब यहाँ पर कंफ्यूज तो उत्पन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कि मानव कोशिका में, तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट तो नहीं ना किया है कि पेयर, क्योंकि जोड़ा इसको पूछना चाहिए था। तो मानव कोशिका में होते हैं, तो मानव कोशिका में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी को मान करके चलिएगा। अगला क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकार की अध्ययन किया जाता है। तो जो समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन का मतलब क्या होता है कि जितना जो होता है वो मेल में गुणसूत्र होता है उतना फीमेल में होता है, तो दोनों में बराबर बराबर गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, तो उसे कहते हैं समसूत्री, यानी कि समान समान गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे थे कि अगर पिता में यानी कि पुरुष में XY है और माता में तो XX होता है, यानी कि महिला में, तो इसमें से किसी एक जाता था, लेकिन समसूत्री में दोनों जाएगा। ठीक है, दोनों आएगा, तो ऐसा होता है समसूत्री में, यानी समान समान कोशिका का विभाजन होता है गुणसूत्रों का। तो समसूत्री विभाजन में किस अवस्था में गुणसूत्रों की आकारकी का अध्ययन किया जाता है, यानी कि गुणसूत्र के आकार के बारे में स्टडी किया जाता है, या गुणसूत्र का आकार का स्टडी क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर होगा मेटाफेज। क्या होता है, मेटाफेज।
अगला क्वेश्चन है कि जेली जैसा पदार्थ जो कोशिका के भीतर का भाग बनता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं जीव द्रव्य। आप जीव द्रव्य कैसे बनता है उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये है आपका कोशिका, क्या है? ये है आपका कोशिका, ठीक है। और कोशिका के अंदर जो ये लिक्विड पदार्थ पाए जाते हैं उसके हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव। तो कोशिका, ये तो पहला नंबर बाहर हो गया कोशिका। कोशिका के अंदर जो लिक्विड यानी कि द्रव जो पाया जाता है उसे कोशिका द्रव कहते हैं, ठीक। वहीं पर इसके अंदर न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केंद्रक। तो ये न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस सूख ना जाए इसके अंदर भी चिपचिपा द्रव पाया जाता है, उसे कहते हैं केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रिका द्रव बोलते हैं, केंद्रिका द्रव बोलते हैं। तो जब केंद्रिका द्रव और कोशिका द्रव को आपस में मिला देते हैं तो यही जाकर के बन जाता है जीव द्रव्य। क्या कहलाता है? जीव द्रव्य कहलाता है। याद रखिएगा कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक या न्यूक्लियस जो हो जाएगा लिक्विड, और दोनों को मिला देते हैं तो ये दोनों को मिलाने के बाद जीव द्रव्य, या अंग्रेजी में इसी को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म। अगर जीव द्रव्य सूख गया तो इसका मतलब है कि वहाँ का कोशिका मर चुका है, वहाँ शरीर का पर काला काला धब्बा पड़ जाएगा, ठीक है। जैसे कहीं पर गहरा चोट लग जाता है तो देखिएगा कि वहाँ का कोशिका मर जाने के कारण उस जगह पर एकदम गांठ बन जाता है और ब्लैक हो जाता है। अगला है कि राइबोसोम होते हैं। तो राइबोसोम क्या होते हैं? तो राइबोसोम जो होते हैं आरएनए होते हैं। क्या होते हैं? आरएनए होते हैं। राइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका का शक्तिगिरी किसे कहते हैं? अभी हम आपको बताया है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कोशिका का शक्तिगिरी माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन कोशिका का पावर हाउस पूछे तो भी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि अंग्रेजी है। और कोशिका की फैक्ट्री पूछे तब जाकर के राइबोसोम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको फैक्ट्री पूछा है तो फैक्ट्री राइबोसोम, लेकिन शक्ति पूछे या पावर गृह पूछे तब माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को हम आपको हिंदी में पूछे हैं कि इसे क्या कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्रेब्स चक्र संपन्न होता है। क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? क्रेब्स चक्र कहाँ संपन्न होता है? कमेंट्स में आप लोग बताइएगा जल्दी। बिल्कुल चलिए, तो क्रेब्स चक्र जो होता है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में चलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डीएनए अणु के दोनों सूत्र अपने अपने नाइट्रोजनी क्षारक द्वारा किस बंध से जुड़े थे? तो देखिए डीएनए, अब डीएनए में क्या होता है? तो एडिसिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन और साइटोसिन होता है। थायमिन और साइटोसिन, तो ये कौन सा बंधन से बंधा होता है? तो पहला नंबर हम लोग देखें तो ये जो होता है आपको डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा बंधन से बंधा रहता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड से। किसे? हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधा रहता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्राणी कोशिका में कौन से आरएनए की प्रचुरता होती है? तो जो भी प्राणी होते हैं, जीवित प्राणी होते हैं, उन कोशिका में कौन सा आरएनए पाया जाता है? यानी कि राइबोज न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरआरएनए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरआरएनए पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। टीआरएनए का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर रिवर्स न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ट्रांसफर आरएनए। मैसेंजर आरएनए, इसका मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, और इसका आरआरएनए होता है। क्या होता है? आरआरएनए। इसका आप लोग पूरा नाम बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के मॉडल को प्रस्तावित किया था। तो याद रखिएगा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि कब इन्होंने प्रस्तावित किया था, डीएनए से संबंधित मॉडल कब दिए थे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1953 ईस्वी में। कब? 1953 ईस्वी में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? तो देखिए यहाँ पर डीएनए से आरएनए बनना, तो ये है आपका डीएनए। आई होप आशा करते हैं कि हम देख पा रहे होंगे आप लोग। तो डीएनए, ठीक है। तो यहाँ पर डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से आरएनए, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो इसे क्या कहते हैं? तो डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स
इसको बोलते हैं डीएनए से आरएनए बनना, तो रेप्लिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डीएनए से आरएनए का बनना, तो इसका राइट आंसर होगा ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से जब आरएनए यहाँ पर बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है। और जब इसे डीएनए से डीएनए बनेगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बनेगा। क्या बनेगा? नहीं, इसको कहेंगे ट्रांसलेशन। जब डीएनए से डीएनए बनेगा तो ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो इसको कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्योंकि ध्यान से देखेगा तो डीएनए से जब यहाँ पर देखिएगा तो डीएनए से जब आरएनए बनने गया तो इसे बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, लेकिन फिर जब आरएनए से वापस डीएनए बनेगा तो इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन डीएनए से डीएनए बनेगा तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित में से सम्मिलित होते हैं। तो गुणसूत्र की संरचना या स्ट्रक्चर में क्या सम्मिलित या शामिल होते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो होगा यहाँ पर डीएनए, आरएनए एवं हिस्टोन हो जाते हैं। क्या होते हैं? डीएनए एवं आरएनए एवं हिस्टोन मिलकर के गुणसूत्र की संरचना को, स्ट्रक्चर को तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 64 कोशिकाओं के निर्माण में कितने समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। कितने? 32 दूना 64। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, क्योंकि हम आपको बताए हैं कि समसूत्री वाला में समान कोशिका का विभाजन होगा, 32 जाएगा उधर से और 32 से, तो 64 हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आरएनए अणु में थायमीन के स्थान पर क्या होता है? तो यूरेसिल होता है। क्या होता है? यूरेसिल। क्योंकि आरएनए यहाँ पर अभी हम आपको बताए हैं आरएनए में क्या होता है? एडिनिन। क्या होता है? एडिनिन, गुआनिन, और यहाँ पर होता है थायमीन की जगह पर यूरेसिल, और यहाँ पर साइटोसिन। वहीं डीएनए में क्या होता है? तो डीएनए में होता है एडिनिन, गुआनिन। ठीक है। थायमीन और यूरेसिल होता है। ठीक है। तो यहाँ पर यूरेसिल होता है तो सिर्फ यहाँ चेंजिंग दिखता है। ठीक है। तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। यूरेसिल कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 38 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट विभाजित होती है। तो एक जीवाणु कोशिका है जो हर एक मिनट विभाजन होते रहते, अपने आप को तोड़ते रहती है, और एक प्याला भरने में 1 घंटा लगा देते हैं। तो एक कोशिका जीवाणु है जो अपने आप को तोड़ते रहती है, विभाजन करती रहती है, और एक प्याला भरने में उसे 1 घंटा समय लगता है। तो आधा प्याला भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है। तो ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 39 का। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 मिनट लगेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोला है? अगला कहता है एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम बताइए। तो एक कोशिकीय जो होता है, एक कोशिकीय का मतलब कि वैसा जीव जिसका ऊपर से नीचे तक शरीर का आकार और स्ट्रक्चर जो होगा एक ही कोशिकाओं से मिलकर के बना होगा, यानी एक ही रंग रूप होगा हर जगह के उसके अंग का। लेकिन हम लोग बहुकोशिकीय में आते हैं, क्योंकि बहुकोशिकीय का मतलब होता है कि हम उन लोग का चेहरा का कोशिका का रंग अलग होता है। ठीक है। और हाथों का अलग होता है, पैरों का अलग होता है, पूरे शरीर का अलग अलग कोशिका बना होता है, अलग अलग रंग होता है, कहीं पे साफ होता है, कहीं पे ज़्यादा ब्लैक होता है। तो इसे हम लोग बहुकोशिकीय बोलते हैं। यानी एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर के बना जीव उसे बहुकोशिकीय, और एक कोशिकाओं यानी कि देखने में सिर्फ एक ही जैसा लग रहा हो ऊपर से नीचे तक उसका शरीर का आकार और रंग, तो उसे एक कोशिकीय बोलते हैं। तो एक कोशिकीय जिसे यूकेरियोटिक सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म मतलब छोटा और जीव मतलब जंतु, को दिया गया नाम क्या था? तो एक कोशिकीय यूकेरियोटिक सूक्ष्मजीव को दिया गया नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रोटिस्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटिस्टा। तो एक होता है यूकेरियोटिक और एक होता है प्रोकैरियोटिक। ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसी कोशिका की कौन सी कोशिकांग को कोशिका के पावर हाउस कहा जाता है? अभी हम आपको बताएं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस या पावर हाउस को, क्योंकि पावर को ही क्या बोलते हैं? शक्ति। तो कभी कभी आपको शक्ति गृह भी दे देगा। ठीक है। तो पावर हाउस, शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। जबकि फैक्ट्री पूछेगा तब आपको राइबोसोम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी कोशिका का कौन सा कोशिकांग अपशिष्ट निपटान में मदद करता है? तो कोई भी हमारे शरीर में अपशिष्ट है तो उसको निदान करने में, हमारे शरीर से बाहर निकालने में कौन सा कोशिकांग जो है सहायक सिद्ध होता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम। क्या होता है लाइसोसोम? हम आपको बताए हैं कि कोशिका के टोटल 10 अंग होते हैं, 10 अंग में से कोई भी अंग कार्य करना छोड़ देता है तो उसे लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और उसको उस अंग को नष्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि डैश कोशिका की आंतरिक परत है जो डिंबावस्था अवधि के दौरान विकसित होती है, बताइए है कि यह क्या हो सकता है। डिंबावस्था अवधि के दौरान ये विकसित इसका निर्माण होता है, तो वो क्या हो सकता है? तो ये ब्लास्टोसिस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? ब्लास्टोसिस्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कोशिकीय पूर्ण शक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है? बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है। तो कोशिकीय पूर्ण शक्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे हैबरलैंड। कौन हो जाएंगे? हैबरलैंड हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 डिंब के बाह्य चर्म परत से बनता है। तो डिंब के बाह्य चर्म परत से क्या बनता है? तो ये बनता है पाचन तंत्र। क्या बनता है? पाचन तंत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण या प्रोटीन का बनना क्या कहलाता है? संश्लेषण। तो प्रोटीन संश्लेषण का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है राइबोसोम में। किसमें? राइबोसोम में। ठीक है। या प्रोटीन की फैक्ट्री, तो प्रोटीन की फैक्ट्री किसे बोला जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को। जबकि पावर हाउस पूछे, ठीक है, पावर हाउस पूछे या आपको शक्ति गृह पूछे तो ये हो जाएगा आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या था? ये वाला क्वेश्चन कर लिए। अगला 47 कहता है प्लाज्मिड्स उपस्थित होते हैं। तो प्लाज्मिड्स कहाँ उपस्थित होते हैं? तो ये उपस्थित होते हैं बैक्टीरिया में। किसमें? बैक्टीरिया यानी जीवाणु में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इसे लाइकिन में होता है। सर ठीक है, बैक्टीरिया में ही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो कौन सा कोशिकांग भाग है जो पशु के कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपको कोशिका भित्ति, क्योंकि कोशिका भित्ति पौधों में पाया जाता है। किसमें? पौधों में पाया जाता है। और पौधों का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? तो ये सेलुलोज का बना होता है। किसका? सेलुलोज का बना होता है। आप लोग को कमेंट्स में बताना है कि मनुष्य का नाखून, ठीक है, मनुष्य का नाखून या मछली का चोइटा या त्वचा, मछली का त्वचा किसका बना होता है? त्वचा मतलब समझ जाइए कि ये जो होता है क्या कहते हैं उसको बोलो बांकीलाल बिहारी की जय, उसको चोइटा समझते हैं ना, तो वो किसका बना होता है? इसका कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका और पार्ट बचा हुआ है। ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।